स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक है उसका पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों इस पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो कौन सी घटनाएं थी, फ्रांस की क्रांति के बाद में वहाँ पे किस प्रकार का माहौल बना, नेपोलियन का शासन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो 1815 का जो नया रूढ़िवाद था, वियना कॉन्फ्रेंस जो था, वो सब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। दोस्तों ये जो पार्ट हैं, ये जो लेसन है बहुत ही विस्तृत तरीके से दे रखा है, तो इसको एक वीडियो में कवर कर पाना जो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके लिए आपको 3 वीडियो मिलेंगे, 40-45 मिनट का एक वीडियो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा। तो 2 घंटे 2-2.5 घंटे की क्लास में आपको ये कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। तो इसका पहला पार्ट आपके सामने रहा। अब बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रेडरिक सोरियो। तो कुछ कॉमन बातें हैं, हम देख लेते हैं कि पार्ट की शुरुआत में कुछ कॉमन पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं, फिर एक एक बिंदु को हम समझेंगे। तो फ्रेडरिक सोरियो ये एक फ्रांस का चित्रकार था जो कि नॉर्मली चित्र बनाते थे, और उस समय उनके बनाए गए चित्र जो एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में काफ़ी फेमस हुआ करते थे। और नॉर्मली चित्रकार उन दिनों किसके चित्र बनाते हैं? स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता का एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं और वो एक देवी के रूप में दिखाते हैं। स्वतंत्रता को किस रूप में दिखाया गया? देवी के रूप में, यानी राष्ट्र को जो है एक मातृ शक्ति का रूप दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति के टाइम जो चित्रकार थे वो लोगों को जागरूक करने के लिए वो अलग अलग टाइप के चित्र बनाते थे, और स्वतंत्रता के लिए वो महिला का एक चित्र बना करके दिखाया जाता। तो स्वतंत्रता को किस रूप में दिखाया गया? महिला के रूप में। एक और फैक्ट है यूटोपिया। दोस्तों यूटोपिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आदर्श राज्य है और समाज है जो वास्तव में कभी साकार नहीं हो सकता। इसकी रचना की थी थॉमस मूर ने। यानी यूटोपिया क्या है? एक आदर्श राज्य बोल सकते हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना नॉर्मली राम राज्य, तो राम राज्य का मतलब कोई अपराध नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई परेशान नहीं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, जो आप जितनी बढ़िया कल्पना कर सकते हो वो सब चीज़ें वहाँ आपको मिलेगी। तो रियल में ऐसा सोचेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हमें यकीन आएगा कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो एक तरीके से आप अपने भारतीय संदर्भ में आप राम राज्य बोल सकते हो कि कोई चोरी नहीं, कोई मक्कारी नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई झूठ नहीं, है ना, सब कुछ सब बढ़िया बढ़िया सा। यानी इतनी आदर्श चीज़ें कि आज के दौर में अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो यूरोप में इस चीज़ के लिए क्या कहा गया? यूटोपिया। यूटोपिया की रचना किसने की? यानी सबसे पहले इसको किसने रचना की एक बुक के रूप में? थॉमस मोर ने। फिर निरंकुश, एक्चुअली में उस समय चाहे फ्रांस की बात करें चाहे यूरोप की बात करें, अधिकतर जो राष्ट्र राज्य थे या जो राष्ट्र राज्य बनने से पहले की स्थिति थी, वहाँ पे निरंकुश शासकों का शासन चल रहा था। निरंकुश का मतलब होता है एक ऐसी सरकार या ऐसा शासन जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं, यानी निरंकुश, कोई अंकुश नहीं। किस पर अंकुश नहीं? सत्ता पर या शासन पर कोई रोक टोक नहीं है, यानी मनमाना शासन, सीधा सा ये कह सकते हैं। यह अत्यधिक केंद्रीकृत था और सैन्य बल आधारित था, यानी सारी जो शक्तियाँ थी वो केंद्रीकरण थी, राजा के हाथ में रहती थी, और वो जो शासन चलाता था वो सेना के बल पे चलता था। अगर कोई विरोध करता तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते या कोड़े लगाते या जो भी हैं, एक पनिश किया जाता था इस प्रकार से। फिर है अर्नस्ट रेनन, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे ये। अर्नस्ट रेनन पूछा जा सकता है सिंपल दोस्तों, कुछ कॉमन पॉइंट हम शुरू करें, उसके बाद में रियल जो पार्ट है अभी शुरू होने वाला है। कुछ परिचय में जो फैक्ट आए वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो अर्नेस्ट रेनन कौन थे, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे जैसे इस पार्ट में आप आगे बढ़ेंगे, इस पार्ट को आप एज ए स्टोरी लें, यानी कहानी चल रही है, यूरोप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत अभी होगी। नॉर्मल फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बाद में हम बात करेंगे। तो अर्नेस्ट रेनन, यानी जिन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे तो कुछ फैक्ट आएंगे बीच बीच में, तो उनके बारे में पहले से चर्चा कर लेते हैं। फिर है राष्ट्रवाद, किसी राष्ट्र के सदस्यों का एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा, यानी ऐसी विचारधारा, विचारधारा मतलब विचारों का समूह बोल सकते हैं, समुच्चय बोल सकते हैं, जो लोगों को साझा पहचान देता है। साझा पहचान मतलब कौन कौन सी बात है? जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, सारे लोग एक ध्वज के पीछे खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना, ये हमारा राष्ट्रीय गान है, ये राष्ट्रीय गीत है, और अन्य प्रतीक जो भी हैं, तो वो उनको मानते हुए उनको एक करता है। जैसे एक भाषा,
एक धर्म, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो विचार होता है, एक चीज़ के पीछे सारे देश के जो लोग हैं वो एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। वो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं और कुछ प्रतीक चिन्हों को बना के वो अपने राष्ट्र प्रेम को जताते हैं। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। असली जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हम देखिए, स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। अपने दिमाग में एक चीज़ बना लीजिएगा कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दुनिया के एक किसी खास विशेष कोने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक खास हिस्से के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो हिस्सा है यूरोप। तो यूरोप में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र का मतलब पहले देखिए राष्ट्र राज्य एक्चुअली में थे ही नहीं, राजाओं का शासन था, है ना। तो जनता में अपने देश के लिए प्यार कब पनपा, वो अपने देश को कब देश मानने लगे, तो वो जो भावनाएं लोगों में कब जगी, उसके बारे में तो बात करते हैं। 19वीं सदी तक यूरोप में ऐसे देश नहीं थे जैसे आज आपको बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे। तो ऐसे देश यानी जैसा यूरोप आज है, 19वीं सदी में ऐसा नहीं था। 19वीं सदी का सीधा सा अर्थ है दोस्तों 1801 से लेके सन 1900, ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ इस काल में आपको ऐसे देश नहीं देखने को मिलेंगे उस समय जैसा कि आज हैं नॉर्मली। तो वहाँ पे क्या था? इस क्षेत्र में वंशानुगत साम्राज्यों का शासन था। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा राजा होगा और पर्टिकुलर कोई एक वंश होगा या एक पर्टिकुलर कोई एक परिवार होगा, वही लोग उस क्षेत्र पर शासन करेंगे, यानी जिसको हम बोलते हैं साम्राज्यों का शासन। और ये कैसा साम्राज्य था? निरंकुश था, राजतंत्र था। तो इस प्रकार यूरोप की कहानी शुरू होती है। यानी जैसे राज्य आज हैं वैसे थे नहीं, राजाओं का शासन था, निरंकुश था, वो राजतंत्र था। कुछ तकनीकी बदलाव हुए, लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करें हम, यानी इन 100-200 वर्षों में, तो कुछ चीज़ें बदली, कुछ बदलाव आया समाज में, और इससे समाज में भी बदलाव आया। तो क्या बदली चीज़ें? आप देखोगे तो औद्योगिक चीज़ें बदली, औद्योगिक क्रांति हुई, है ना। इंसान की जो पहले मेहनत करता था उसकी जगह मशीनों ने लेना शुरू कर दिया। तो लोग गाँवों से निकल के शहरों में आने लगे, तो नए नए तबके बनने लगे, नया मध्य वर्ग बन पाया, ये सब बातें होने लगी, तो समाज में बदलाव आने लगा। और ये सब लोगों की प्रॉब्लम भी सामने आई। कोई बेरोजगारी से त्रस्त है, तो कोई महंगाई से त्रस्त है ना। कोई किसी को ऋण चाहिए उद्योग चलाने के लिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उन प्रॉब्लम को लेके लोग एकजुट हुए, अपने अपने हित देखते कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को लेके एकजुट होने लगे। तो इससे जो है वो राष्ट्रवाद की भावना पनपी। फिर से फ्लैशबैक में जाना है दोस्तों, यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा? तो नॉर्मली आज जैसे देश है वैसे है नहीं, ठीक है। फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें चेंज हुई, तो लोगों की जो बातें हैं, विचार है, उसमें भी चेंज आने लगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1789, 1789 क्या होता है? फ्रांस की क्रांति। सबसे पहले अब हम देखेंगे, बात यूरोप की करते हैं। साथ में नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण शुरू, यानी कहानी यहाँ से शुरू होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, और यूरोप में भी सबसे पहले किस देश में ये कहानी शुरू हुई है? फ्रांस में। अब ये जो चीज़ है वो दोस्तों ध्यान रखना, ये चीज़ फ्रांस से शुरू हो रही है, बाद में अधिकतर यूरोप में फैलेगी। तो जब जब यूरोप में कुछ उथल पुथल मचेगी, तो शुरुआत कहीं ना कहीं फ्रांस से होती है। और इसको कई लेखकों, कई विचारकों ने नोटिस भी करवाया कि देखो, जब जब फ्रांस में कुछ होता है तो बाकी यूरोप पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यह प्रक्रिया लंबी चली और यूरोप के अन्य भागों में भी। यानी जो फ्रांस में एक देश बनने लगा, एक राष्ट्र बनने लगा, तो ये जो केवल फ्रांस तक बात नहीं थी, ये एक तो लंबी चली, है ना, लंबा चला प्रोसेस। उसके बाद में यूरोप के अन्य भागों में भी ऐसे ही राष्ट्र राज्य बनने की प्रेरणा मिली और लोगों ने प्रयास किए। अब है फ्रांसीसी क्रांति। तो शुरुआत होती है फ्रांस की क्रांति से। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, यूरोप की बात करें, यूरोप में भी हम सबसे पहले कहाँ चीज़ें बदलाव कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। और फ्रांस में कहाँ से होता है फ्रांस की क्रांति, जो कब होती है? 1789, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होगी, और इसमें जो बुक में है उससे ठीक आगे की कहानी है। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई, ये एक अच्छा प्रश्न है। यूरोप में सबसे पहले, ध्यान रखना यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, यूरोप में पहली बार राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति किस देश में हुई है? फ्रांस में। क्या हुआ? वहां पे क्रांति हुई थी। कब हुई क्रांति? 1789 में। फिर क्या हुआ? क्रांति के बाद में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी जो सत्ता थी, जो पावर थी, वो चेंज हो गई। कहाँ से कहाँ? पहले राजतंत्र में थी, एक राजवंश था दोस्तों, बुर्बो राजवंश, लुई 16वें शासक था, आपको पता हो तो उससे शासन सत्ता कहाँ चली गई? फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में। यानी राजतंत्र से सत्ता
निकल के किनके हाथों में गई? फ्रांस के लोगों का समूह था, जो एक्टिव लोग थे, उन लोगों के हाथों में सत्ता आ जाती है। अब क्या होता है फिर? अब इस चीज को बना के रखना चाह रहे हैं, वो देश बनाना चाह रहे हैं, एकजुट रखना चाह रहे हैं, तो वो क्या प्रयास करते हैं? राष्ट्र की भावना की रचना कैसे होती है? तो एक साझा पहचान हेतु निम्न प्रयास किए गए। तो उस क्रांति के बाद में इस देश को जो अब सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको बनाए रखना चाहते हैं, इसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ों का सहारा लिया, कुछ चीज़ें ऐसी खोजी कि यार क्या करें कि हम लोगों में एकता की भावना हो, कुछ भी हो तो हम सब एक साथ खड़े रहें। तो उन्होंने सबसे पहले फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया। यानी तीन रंग का जो होता है उसे तिरंगा बोलते हैं। तो फ्रांस में भी 3 कलर का एक झंडा तैयार किया गया और उसे माना गया कि ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। तो सब लोगों ने उसको एक तरीके से वेरीफाई किया कि हाँ ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। फिर एस्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी ये जो है, वहाँ पे एक सदन हुआ करता था आम जनता का, जिसकी बैठक नॉर्मली आई थिंक 175 ईयर्स पहले हुई थी और वापस लुई सोलिन ने बुलाई थी। तो उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया और उसका चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा। अब यहाँ देखिए, चुनाव शब्द है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आज वोटिंग होती है सारे लोग जाके वोट करें, ऐसा नहीं। जो केवल पुरुष होते थे, और उनमें से भी पुरुषों में भी जो पढ़े लिखे होते थे और अच्छा टैक्स वगैरह देते थे, केवल वो लोग वोट डाल सकते थे, है ना। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि चुनाव हुआ है। तो चुनाव के द्वारा इन लोगों को चुना गया नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली बनी कैसे? जो स्टेट जनरल थी पहले, आम जन प्रतिनिधियों या आम लोगों की प्रतिनिधि संस्था थी, उसी का नाम चेंज कर दिया गया। तो एक तो राष्ट्रीय झंडा बनाया गया, फिर संसद बनाई गई, एक तरीके से आप ये बोल लो, नॉर्मली जो लोग चुन के भेजते हैं। फिर शहीदों का गुणगान किया गया। कहीं पे भी आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो देखिए ऐसी चीज़ें होती है, आज भी आप अपने देश में भी देखिए। जब देश की बात करते हैं तो क्या करते हैं? हम भारत माता की जय बोलते हैं, यानी देश को माता का रूप देके सारे लोग जयकारा करते हैं, शहीदों का गुणगान किया जाता है ना। और देश को, झंडे को, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, इन सबको हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो ये चीज़ आज अपने देश में नहीं है, ये हर जगह नॉर्मली होती है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, तो इन चीज़ों के साथ किया जाता है। तो शहीदों का गुणगान किया गया। पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू की गई, किसकी? भार और नापने की एक समान व्यवस्था, यानी तोल को जो है मापने की एक पद्धति है, उसको फिक्स रखा गया कि इतने किलोग्राम या इतने ग्राम जो भी है वो सेम। बाकी पहले अलग अलग रियासतों में अलग अलग था। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए और आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते तो अनावश्यक जो है वो कुछ टैक्स लगते थे, तो इन सबको खत्म कर दिया। इन सबको खत्म करने का मतलब ये है, मान लो ये फ्रांस का हिस्सा है, तो ये अलग क्षेत्र है ऐसे मान लो, तो यहाँ से सामान बेचने के लिए यहाँ जा रहा है तो इसको हर जगह टैक्स देना पड़ेगा। ये इतने जो हैं अंदर ही अपने देश के अंदर टैक्स, तो इनको खत्म कर दिया। इन सब के पीछे टैक्स खत्म करने का जो मकसद था वो ये था कि एक देश की भावना आए लोगों में। तो ये सारे प्रयास किए गए। फिर क्रांतिकारियों ने माना कि यह राष्ट्र का गठन शेष यूरोप में भी करवाएंगे, ये उनका भाग्य और लक्ष्य है। अब देखो, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। क्रांतिकारी इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने देश में क्रांति की, सत्ता अपने हाथ में ले ली और कुछ प्रतीक बनाए ताकि उनका देश बना रहे, उनके लोग एकजुट रहें। फिर उन्होंने आपस में बैठे और कहा कि नहीं नहीं, हमें यही नहीं रुकना है। हम जो सुधार हमने फ्रांस में किया है, जो चीज़ हमने फ्रांस में की है, वो बाकी यूरोप में भी करनी है हमें, है ना। और ये जो चीज़ हम करवाएंगे ये हमारी किस्मत है, हमारा भाग्य है, यानी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आगे बढ़ करके यूरोप में ठीक करेंगे। यानी ये फ्रांस के लोगों को सौभाग्य मिला है और ये हमारा लक्ष्य भी है। यानी एक तरीके से न केवल ये चीज़ फ्रांस की थी, फ्रांस में तो हो गया, अब वो फ्रांस के जो लोग हैं वो और बाहर निकल के दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभ्य हैं, हम एडवांस है, देखो, है ना। और ये हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमें चुना है कि हम सब ठीक करें। तो अब बात करते हैं हम नेपोलियन की। दोस्तों एज ए स्टोरी लेना, आप कुछ फैक्ट जो है मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ से सवाल बनते हैं। एज ए स्टोरी लेंगे तो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और स्टोरी के रूप में बड़ा मज़ा भी आता है। वरना ये पार्ट आपको इतना बोरिंग लगेगा, जब बुक लेके बैठोगे तो आपको बड़ा बोरिंग सा लगेगा। नेपोलियन, तो नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक व्यक्ति था, सेना में था पहले, और फिर एक 4-5 लोगों की कमेटी थी, उसका मेंबर बनता है और अंत में 1804 में वो राजा बन जाता है फ्रांस का। यानी वापस जो लोकतंत्र आया था, जो जनतंत्र आया था या गणतंत्र बोल सकते हैं, उसको ख़त्म करके इसने वापस राजतंत्र यानी खुद को राजा बना दिया और इसने ऑलमोस्ट 11 साल फ्रांस पे शासन किया। तो राजा कब बनता है? 1804 में। कब तक रहता है? 1815।
तो 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला। अब आपके जहन में एक प्रश्न आएगा कि नेपोलियन तो शासक 1804 में बनता है, ये 1797 कहाँ से आ गया, यानी 7 साल पहले की बात कैसे आ रही है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ बोली कि वो सेना में था, सेना की एक बड़ी रैंक, सेनापति बोल सकते हो आप, उस रैंक पे था। तो इसने इटली पर हमला किया। तो यहाँ से शुरुआत होती है नेपोलियन युद्धों की, यानी नेपोलियई युद्धों की शुरुआत। यानी नेपोलियन युद्धों का मतलब है नेपोलियन ने जो जो लड़ाइयाँ लड़ी है, जो युद्ध किए, उनकी शुरुआत हो जाती है इटली पर हमला करने। उसके बाद वो कंटिन्यू सारे जो आसपास के क्षेत्र सब पे हमला करता है, जितने क्षेत्र हैं काफ़ी जीतने में कामयाब भी रहता है, और इसी से उसकी ताकत बढ़ती जाती है। और 1799 से जो है 1804 तक फ्रांस पर एक कमेटी का शासन चलता है, जिसमें नॉर्मली 4 से 5 लोग थे, ठीक है। तो उनमें से एक व्यक्ति नेपोलियन भी था। तो आप मान सकते हो कि वो बराबर का दावेदार था। तो इसने धीरे धीरे जो है सारी पावर अपने हाथ में ले ली और खुद को ही सम्राट घोषित कर दिया। तो प्रजातंत्र से किस में वापस ले गया, राजतंत्र। यानी 1789 में फ्रांस ने जो चीज़ खत्म की, राजतंत्र और प्रजातंत्र लेके आए, 1804 में नेपोलियन ने वापस प्रजातंत्र खत्म कर दिया और वापस कहाँ पे ले गया, राजतंत्र की तरफ। अब नेपोलियन को लगा यार ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं, कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने राष्ट्रवाद की भावना को ही इस्तेमाल किया कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ, देश हमारे लिए सर्वोपरि है ना। जब जब नेता को या शासक को लगता है कि आम जनता उसके खिलाफ जा सकती है, तो वो राष्ट्र भावना जगाना चाहता है, देश के प्रति प्रेम दिखाना चाहता है, और लोगों से उम्मीद करता है कि आप भी अपने देश से प्रेम करते हो तो ऐसा करो, है ना। तो नागरिक संहिता, नागरिक संहिता का मतलब सिविल कोड या नेपोलियन कोड बोल सकते हो, नेपोलियन लागू किया था। यानी कुल मिला के कानूनों का एक रूप, एक कानून बनाया, नॉर्मली बोल सकते हो, उस कानून या कानूनों का समूह बोल सकते हो, उसको नाम दिया गया नागरिक संहिता। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। नेपोलियन की नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य, लिखी है, या नेपोलियन कोड किसे कहते हैं, लिखी है। तो नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता कब लागू की गई, नेपोलियन ने की पहली बात तो 1804 में। जैसे ही वो राजा बन जाता है फ्रांस का, वो एक कुछ कानून बनाता है, कानूनों को लागू करता है, उसी को नेपोलियन संहिता कहा जाता है या नागरिक संहिता कहा जाता है। तो इसमें विशेषकर 3 बातें ध्यान रखना दोस्तों, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, सीधी सीधी 3 बातें कि एक तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त। उसे पता है कि कुछ लोग हैं फ्रांस में जिनको सारे अधिकार है, जैसे वो जन्म लेते हैं, वो सामंत होने के नाते, या फिर एक बड़ा, जैसे सामंत का मतलब एक तरीके से एज ए ठाकुर ले लो। पहले अपने भारत में देसी रियासतें होती थी, हर गांव में एक ठाकुर होता था, है ना, जिसको कुछ अधिकार मिलते थे, उसको काम नहीं करना बट उसको टैक्स का हिस्सा मिल जाता। तो ऐसे जन्म पर आधारित कुछ विशेष अधिकार थे, तो वो नेपोलियन ने खत्म कर दिया कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार अब किसी के पास नहीं रहेगा। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कानून की नज़र में सब बराबर है। तो ये बहुत ही अच्छी बात नेपोलियन ने वहाँ पे लागू की है। और एक है संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया, कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आप रख सकते हो, कितनी भी प्रॉपर्टी आप इकट्ठी करो, राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको प्रॉपर्टी रखने का पूरा अधिकार है। तो ये 3 चीज़ें, जन्म पर विशेषाधिकार समाप्त, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार, यही है नेपोलियन कोड। और यही चीज़ कई बार सवाल पूछी भी जाती है। अब है नेपोलियन ने फ्रांस जैसे सुधार वहाँ पे भी किए जहाँ उसका साम्राज्य फैला, यानी डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। यानी नेपोलियन यही नहीं रुका, ये जो चीज़ें हैं वो फ्रांस में तो ठीक की, यानी फ्रांस में तो बदलाव किए ही, उसके आसपास उसने आसपास के क्षेत्रों को जीता था, वहाँ पर भी इसने सुधार करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा नेपोलियन ने और कौन से सुधार किए, तो अन्य सुधार देखो नेपोलियन के, सामंत व्यवस्था को समाप्त कर दिया उसने, है ना। सामंत का मतलब है कि ये मान लो जितने भी ये लोग प्रजा है, ठीक है, खूब सारी प्रजा है, तो राजा डायरेक्टली प्रजा से डील नहीं करता। वो क्या करता है कि एक राज्य बनाता है छोटा सा, या प्रांत या जिला ऐसा मान लो, या एक गांव, उसके ऊपर एक सामंत बिठा दिया, यानी ये इनको कंट्रोल करेगा, है ना। यहाँ से टैक्स वसूलना, यहाँ पे सेना को मैनेज करना। तो सारे जो ये सामंत होते थे इतने, और उनके ऊपर एक राजा होता था। तो राजा जो सीधी रिपोर्ट कैसे लेते थे, इन सामंतों से। तो ये जो बीच वाले जो लोग हैं, आम जनता और राजा के बीच में, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, इसको सामंत व्यवस्था कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या, किसानों का भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, कि उनको खेती में काम करना पड़ता था, उनको दास बना के रखा जाता था, इस चीज़ को उन्होंने खत्म कर दिया। जागीरदारी शुल्कों से, जागीरदारी का मतलब जमीन का मालिक कोई और है, खेती कोई और कर रहा है, ये सिस्टम भी उसने खत्म कर दिया।
यातायात और संचार की व्यवस्था में सुधार। एक तरीके से आप देखो तो नेपोलियन, कुल मिला के आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो कि काफ़ी मॉडर्न चीज़ें कर रहा था वो, काफ़ी बदलाव लेके आ रहा था। अब तक जो चीज़ें चली आ रही थी उन सबको छोड़ करके वो बदलाव लेके आ रहा है। तो यातायात और संचार के साधनों में चेंज। अब इसकी जनता में प्रक्रिया क्या हुई किसके प्रति? नेपोलियन ने जो चीज़ें की है, ऐसा नहीं कि सारे लोग खुश होंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग नाराज भी होंगे। तो वही हमें देखना है, इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिलेगी। तो जनता की प्रतिक्रिया, समर्थन भी मिला और विरोध भी मिला। कुछ लोगों ने नई नई आज़ादी चखी और इसका स्वागत किया, एक समान मुद्रा, समान कानून और मापन पद्धति। तो लोगों को लगा जिनको नई आज़ादी मिली, पहले दबे कुचले थे, उनको लास्ट हाशिए पे थे एक तरीके से, तो उनको लगा नहीं, नेपोलियन जो चीज़ें की है वो बहुत ही ठीक की है, अच्छी बात है, तो उनके समर्थन में थे वो लोग। बट कुछ लोगों ने विरोध भी किया, और उनका विरोध का कारण था कि अब आप यातायात ठीक करोगे, सड़कें बनाओगे, है ना, इतनी चीज़ें कुछ ना कुछ करोगे, आप जागीरदारी शुल्क खत्म कर रहे हो, तो पैसा तो चाहिए, तो दूसरी जगह टैक्स बढ़ाए, तो बढ़ते टैक्स, सेना में जबरन भर्ती। अब नेपोलियन लगातार युद्ध कर रहा है। नेपोलियन का एक तरीके से ये था कि मुझे पूरी दुनिया को जीतना है ना, फ्रांस को केंद्र मान करके पूरी दुनिया को जीतना है, तो वो लगातार युद्ध कर रहा है। अब ये लगातार युद्ध करे तो सेना में सैनिक जो हैं घायल भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, तो सेना में उसको नए लोग चाहिए। तो नए लोगों के लिए वो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती करवाता था। तो लोग इससे नाराज़ थे, और राजनीतिक हालात नहीं बदलने पर अब लोगों को लगा कि यार नेपोलियन आया है तो हम जिस चीज़ से परेशान थे, यानी हम गरीबी में थे, हमारे यहाँ बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, बेकारी थी, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, यानी जो हमारे राजनीतिक हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इस वजह से लोग नाराज भी थे। अब है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो आपने फ्रांस की कहानी देख ली, अब फ्रांस के थोड़ा बाहर निकलते हैं, यूरोप में क्या था, है ना। फ्रांस की कहानी तो आपने देखी कि वही पहले व्यवस्था ठीक ठाक थी, फिर क्रांति हुई, फिर जनतंत्र आया, उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन को सुधार किए, है ना। अब हम देखते हैं कि फ्रांस के बाहर क्या था। तो अलग अलग देशों में अलग अलग जो राज्य रियासतें, आप जो भी बोल सकते हो, वहाँ पे क्रांति से पहले की स्थिति, यानी बात कर रहे हैं यूरोप में क्या स्थितियाँ थी। तो बात वो सेम के सेम, 18वीं सदी तक मध्यकालीन यूरोप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। जैसा आज हमें देखने को मिला कि इतने अच्छे देश हैं, व्यवस्थित हैं, बॉर्डर पे ऐसी है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। अनेक सूबों और प्रांतों में विभाजित शक्तिशाली राजाओं के अधीन था। यानी जितनी भी रियासतें थी यूरोप में, यह राज्य था, यहाँ पे कोई न कोई निरंकुश राजा शासन कर रहा था। उसकी अपनी सेना होती थी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, और कंटिन्यू आसपास के राजाओं से लड़ता रहता था। इस तरह के हालात यूरोप में था। लोगों की कोई साझा पहचान नहीं थी, जैसे आज है ना, ये तो फ्रांस है, ये जर्मनी है, तो उसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, मतलब कोई साझा पहचान नहीं थी। एक ही चीज़ थी जो उनको जोड़ती थी, और वो कौन सी थी? किसी एक शासक के प्रति समर्पण ही उनमें कोई समानता की पुष्टि करता है। मान लो इस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक राजा शासन कर रहा था, इन लोगों में और कोई बात कॉमन नहीं थी, सिर्फ एक बात थी कि इनका राजा एक है, बस उनका शासक एक है। ये चीज़ उनको जोड़ती थी, ये चीज़ उनको एक करती थी। अब है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अब यूरोप में क्या हो रहा है, कुछ हमने पहले भी बात की कि कुछ तकनीकी बदलाव आए, है ना, उद्योग आने लगे, तो लोग गांवों से निकल के शहरों में जाने लगे, शहरों में गए तो भीड़ होने लगी, तो बाहर गंदी बस्तियां बनने लगी, झुग्गी झोंपड़पट्टियां बनने लगी, है ना। तो एक नया वर्ग बनने लगा। तो फ्रांस की बात करें तो एक वर्ग था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब था कुछ लोगों का समूह जिनको सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, इनके पास पैसा था, इनके पास प्रॉपर्टी थी, इनके पास में अधिकार थे, सब चीज़ें, ये बोल सकते हो आप सामंत या ठाकुर, इस टाइप के लोग थे। तो सारी पावर प्रॉपर्टी इनके पास थी, राजा के जस्ट अंडर में रह के काम करते, तो ये ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। शहरों में इनके पास हवेलियाँ होती थी, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, संख्या इनकी कम थी लेकिन प्रभावशाली थे ये लोग। और इनके जो काम करने के लिए जो थे पास में, खेती, छोटे किसान और भूदास करते थे, यानी सारी सुख सुविधाएं हैं, हवेलियाँ हैं शहरों में, ज़मीन के मालिक है, अच्छी भाषा बोलते हैं, कम लोग हैं, रहन सहन अच्छा है। तो ये जो वर्ग था इसको कुलीन वर्ग बोलते हैं। यानी एक तरीके से वो लोग, जैसा आज अपने देश में मान लो कि कुलीन वर्ग किसको देख सकते हैं, तो नेताओं को देख सकते हैं, सारी फैसिलिटी उनके पास में, है ना, बहुत पावर है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन जो चीज़ें उनके पास में, काम वो खुद नहीं करते, कोई और लोग काम करने के लिए। लेकिन इसी टाइम यूरोप में एक नया मध्यम वर्ग बनता है, ठीक है। अब मध्यम वर्ग बनने का कारण है औद्योगिक कारणों से। औद्योगिक कारणों मतलब नए नए उद्योग लगने लगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने लगी, सूती वस्त्र की मिलें लगने लगी, कोयला की खदान, है ना, पेट्रोल डीजल निकलने लगा है, जो भी चीज़ें हैं आप एक तरीके से बोल सकते हो कि नए नए उद्योग लगने लगे।
तो इंग्लैंड में जो है ये 18वीं सदी के दूसरे भाग में उद्योगीकरण या उद्योग लगने लगे। तो सबसे पहले इंग्लैंड में ये चीज़ शुरुआत होती है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी में उद्योग शुरू होते हैं। तो अब उद्योग चलेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, जिन्होंने अपना धंधा लगाया उनका छल बढ़ा है, तो नए लोगों का ग्रुप बना है। ये नए लोग कौन थे? उद्योगपति, व्यापारी या सेवा क्षेत्र के लोग। सेवा क्षेत्र का मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन में, कोई मैनेजर है, ऐसे बड़ी पोस्टों पे जाने लगे, कोई डॉक्टर बनने लगा, कोई टीचर बनने लगा। तो ये लोगों का अलग ग्रुप बना, यही था नया मध्यम वर्ग। अब इसको ध्यान में रखना, आगे जाके यूरोप में जो चीज़ें अब होगी ना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये नया मध्यम वर्ग निभाने वाला है। अब देखो, यहाँ पे है राजा, ठीक है, यहाँ पे राजा है और यहाँ पे आम जनता है जो संख्या में बहुत बड़ी, लेकिन बीच में एक वर्ग बना। ये कुछ कुलीन वर्ग थे और कुछ जो लोग हैं, अभी हमने बात की नया मध्यम वर्ग। तो अब जो प्रॉब्लम है, एक तो कुलीन वर्ग क्यों नाराज था कि इनके सारे विशेषाधिकार खत्म हो गए। नया मध्यम वर्ग क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि अब ये नए नए अमीर हुए हैं, इनको भी फैसिलिटी चाहिए। तो ये लोग सारी की सारी चीज़ें करने वाले, बाकी आम जनता अभी भी बेकार परेशान हाल में है ना, और ऐसे हालात है कि वो ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन राजा अपने आप में मदमस्त। तो ये चीज़ें चल रही है। अब हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अब उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? जो मध्यम वर्ग था ना, वो उदारवादी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश से अति प्रेम करना, ठीक है, ये राष्ट्रवाद की भावना है, और एक साझी विरासत होती है, साझी पहचान होती है उनकी। तो उदारवादी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एक शब्द आया, तो पहले उसको समझते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद, तो उदारवाद जो शब्द है दोस्तों, वो अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द से बना, और ये जो लिबरलिज्म शब्द हैं वो लेटिन भाषा के शब्द लीबर से बना, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र या आज़ाद। यानी ये ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता की बात करती है, आज़ाद की बात कर रही है। और ये आज़ाद भी किसको? ये व्यक्ति की आज़ादी की बात कर रही है कि व्यक्ति स्वतंत्र है ना, उस पर इस प्रकार के बंधन आप नहीं लगा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, लिबरलिज्म में या लिबर शब्द किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। लिबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वतंत्र या फिर आज़ाद। अब है नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद। अब ये जो नया मध्यम वर्ग बना था, इसके लिए उदारवाद के क्या मायने थे, उदारवाद का क्या अर्थ है? तो ये दो बात ले सकते हो, हमने पहले भी की, व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष समानता। इन्होंने कहा कि उदारवाद का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो जन्म लेता है व्यक्ति वो स्वतंत्र है व्यक्ति होने के नाते। और दूसरा, कानून की नज़र में सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति किसी को मार दे तो उसको सजा नहीं होगी, दूसरे व्यक्ति को होगी। एक अपराध है तो हर व्यक्ति के लिए कानून बराबर रहेगा। अब उदारवाद को अच्छे से समझना है तो हम अलग अलग समझ लेते हैं, है ना। नॉर्मली तो ये लेटिन भाषा के लिबर शब्द से बना, जिसका मतलब स्वतंत्र है, और मध्यम वर्ग ने इसका अर्थ ये लिया है। अब राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद क्या है, यानी राजनीति के क्षेत्र में उदारवाद किसकी बात कर रहा है, कौन सी चीज़ों का समर्थन करता हो? तो वो कहता है कि सहमति पर सरकार, यानी जो शासन व्यवस्था है लोगों की सहमति से हो। लोगों को दबा के डरा के आप शासन नहीं कर सकते हो, आप लोगों की परमिशन से आप शासन कर सकते हो, है ना। तो लोगों की सहमति से सरकार बने। दूसरा, विशेषाधिकारों की समाप्ति करो, कि किसी को विशेषाधिकार नहीं, जैसे पादरी वर्ग है या निरंकुश शासक है, उनको कुछ छूट मिलती है, कुछ अधिकार मिल जाते हैं। तो ये राजनीतिक उदारवाद कहता है कि नहीं, सभी लोग समान है, सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। संविधान और संसदीय सरकार का समर्थन। संविधान का मतलब है कि जो शासन व्यवस्था चल रही है, जो शासन चल रहा है, वो कुछ लिखित नियमों के अनुसार चले, कुछ फिक्स नियम हो। और संसदीय सरकार का मतलब है जो चुने हुए लोग हैं उनकी मर्जी से कानून बने, उनकी मर्जी से चेंजेस हो। तो एक तरीके से संसदीय सरकार का समर्थन। और निजी संपत्ति का समर्थन, ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निजी संपत्ति का समर्थन करता वो ये कह रहा है कि कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी बनाता है तो बिल्कुल उसको प्रॉपर्टी बनाने का हक है, वो प्रॉपर्टी रखने का हकदार है। और फिर देखिए मताधिकार, लेकिन मताधिकार के मामले में आपको एक चीज़ अलग देखने को मिलेगी। जो उदारवाद है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान संदर्भ में, उस समय की यूरोप के संदर्भ में बात करें तो जो राजनीतिक उदारवाद था वो कहता है कि सबको नहीं, केवल संपत्तिवान पुरुषों को मताधिकार, यानी एक तो केवल पुरुषों को, और पुरुषों में भी को जिसके बाद प्रॉपर्टी हो बहुत ज़्यादा, यानी जो टैक्स देता है उसको केवल वोट करने का अधिकार है, बाकी नॉर्मल लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद की बात थी। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या कहता था? मुक्त बाजार का समर्थन। मुक्त बाजार का मतलब है कि मान लो ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे ये कोई रियासत है या राजा का शासन ऐसा है ना, अलग अलग प्रांत हैं,
तो मुक्त बाजार का मतलब है कि यहाँ पे बनी हुई चीज़ यहाँ जाएगी तो बीच में क्या होता है, टैक्स लग रहे हैं। तो ये कह रहा है टैक्स फ्री कर दो आप। मुक्त का मतलब फ्रीली चीज़ घूम सकती, कोई भी चीज़ कहीं भी जाके बेचे, कोई भी किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं हो। मुक्त मतलब इनका फ्लो बिल्कुल आसानी से हो, रोक टोक नहीं हो, इसको बोलते हैं मुक्त बाजार। इसका समर्थन करता है। और चीज़ों और पूंजी यानी वस्तुओं और पूंजी का आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में, कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी पूंजी है ना, अगर उनका एक जगह से दूसरी जगह जाती है चीज़ें, तो राज्य क्या करता है, बैन लगा देता है, रोक टोक करता है। तो वो कह रहा है कि ये नियंत्रण खत्म कर दो, इसके पक्ष में आर्थिक उदारवाद। 1833 में क्या होता है कि हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, है ना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही रियासत के अधीन आप दो अलग अलग क्षेत्रों में लोग जा रहे हैं, तो 11 अलग अलग जगह नाकों पर उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये कह रहा है कितनी बुरी बात है, इससे क्या होता है, व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ और शब्द जो बीच में आए हैं, एक शब्द आता है एले। एले का मतलब होता है कपड़े मापने का पैमाना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न बन सकता है। एले से क्या तात्पर्य है ना। तो ये एक कपड़े नापने का पैमाना था। अब जोल्वेराइन शुल्क संघ, अब वहाँ पे इस व्यापार को बढ़ाने के लिए या आर्थिक रूप से क्षेत्र को एक करने के लिए, क्योंकि चीज़ें ठीक करें तो क्या करें। तो जर्मनी बहुत बड़ा देश है, उसका एक छोटा सा एरिया या छोटी रियासत बोल सकते हो, जिसका नाम था प्रशा, ठीक है। तो उसने पहल की कि क्यों नहीं हम जितने भी एरिया ना, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं, इनको हम एक कर लें। एक करने का मतलब यहाँ एकीकरण वो नहीं, मतलब आर्थिक एकीकरण, है ना। ताकि कोई भी वस्तु, जैसे ये लोग यहाँ से यहाँ जाके बेच सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ों में हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाके बेच सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जोल्वेराइन शुल्क संघ। इसकी स्थापना कब हुई, 1834 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जोल्वेराइन की स्थापना 1834, किसकी पहल पर, प्रशा की पहल पर। अब क्या था ये देखो, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। यानी जितने टैक्स लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में चीज़ों के, उस टैक्स को इन्होंने बंद कर दिया। और मुद्रा की संख्या 2 कर दी। पहले कितनी थी, 30 से अधिक मुद्रा थी हर रियासत में। मान लो कि आप अलग जा रहे हो तो वहाँ पैसा अलग, उसकी मुद्रा अलग। इनको का बिजनेस करना है ना, है ना, व्यापार करना है, तो आपको केवल इन 2 मुद्रा में कर सकते हो। और ये 2 मुद्रा सब जगह, जैसे आज क्या हो रहा है, पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो डॉलर में हो रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत पहले कर दी कि ये 2 मुद्रा में कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने रेलवे का जाल भी खड़ा कर दिया। इन सब से राष्ट्रवादी भावना मजबूत हुई। जब एक समान कानून लागू होते हैं, रेलवे ट्रैक बिछता है जो एक अलग अलग स्थानों को जोड़ता है, तो इससे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रवादी भावना मजबूत होती है, पनपती है। आप भारत में भी देखो, अंग्रेजों ने जो सुधार किए, वो सुधार राष्ट्रवाद की भावना के आधार बने। यानी यूनिवर्सिटीज़ खोली, हाई कोर्ट्स खोले थे, रेलवे के ट्रैक बिछाए थे, तो पंजाब से बंगाल, है ना, मुंबई, इन सब स्थानों को जोड़ने में मदद की। और ये सारे जो क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े, तो लोग एक जगह से आराम से दूसरी जगह जाते और विचार फैलाते और अपनी गतिविधियां करते थे। तो ये हमेशा राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं। जोल्वेराइन संघ का उद्देश्य, तो उद्देश्य सीधा सा है, जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना। तो इसकी पहल भी प्रशा की हुई। तो जर्मनी के लोगों के लिए हेल्प थी कि हमें आर्थिक रूप से एक देश बनाना है। ये जोल्वेराइन शुल्क संघ का उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देना, लोगों में एकता की भावना जगाना, है ना, राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ानी है। अब हम बात करते हैं 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। ये क्या था। अब तक तो हमने ये देखा दोस्तों कि फ्रांस में क्रांति होती है ना, उसके बाद नेपोलियन शासक बन जाता है, नेपोलियन को सुधार किए अपने फ्रांस में। इसके बाद वो फ्रांस से बाहर निकला, जहाँ जहाँ गया सुधार किए। फिर सुधार के बाद में हमने वो देखा है कि किस तरह नए वर्ग बनते हैं और उदारवाद आता है, ऐसी विचारधारा, ठीक है। अब 1815 आने के बाद ये फिर नया रूढ़िवाद क्या है। एक्चुअली में 1815 में नेपोलियन हार जाता है ना। तो रूढ़िवाद किसे कहते हैं, पहले तो रूढ़िवाद यानी आप जैसे अपने परिवार में देखो ना, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो पुरानी सोच के होते हैं, पुरानी ख्यालात के होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई चीज़ जो आप बदलाव कर रहे हो ना, वो नहीं करें। जैसे आप किसी शादी में जाना, वहाँ पे आप देखना बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, शादी की नॉर्मल रस्में करो, ये क्या आप स्टेज प्रोग्राम कर रहे हो, आप क्या हल्दी रस्म करो, ऐसा हमारे ज़माने में नहीं होता था, ये चीज़ें मत करो। यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो होता है वही करो आप। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी। यानी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको वो बना के रखना चाह रहे, वो बदलाव नहीं चाहते, वो
बदलना तो कुछ नहीं चाह रहे हैं, जैसी जो चीज़ थी उसको उसी रूप में रखना रूढ़िवादी कहलाते हैं। तो रूढ़िवाद मतलब राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, ऐसी सोच रखने वाली जो विचारधारा है वो रूढ़िवाद कहलाती है। यानी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं जितनी भी, चाहे वो राज्य की हो चाहे समाज की हो, उनको बनाए रखना चाहते हैं तो वो रूढ़िवाद है। ठीक है, अब नए रूढ़िवाद क्या है? फिर ये नए रूढ़िवाद क्या है? तो 1815 के बाद में क्या है? तो नए रूढ़िवाद कह रहा है कि अब इन्होंने बदलाव देखे हैं। मान लो आज भी आप जनरेशन देखो, मान लो एक तो 1970 के दशक में जो जनरेशन थी, एक 2000 है ना, और एक 2000 मान लो 25 की बात करें तो अभी भी बुजुर्ग हैं, यानी अभी जो बुजुर्ग हैं वो समय के साथ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन को आप नहीं इनकार कर सकते हो, आप साइंस की कुछ चीज़ों को नहीं जुटला सकते हो। आप हम नहीं कह सकते कि हम तो लालटेन में रहते हैं, लालटेन में रहेंगे, अब बिजली हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें बदलाव हुई जो हमारा जीवन को आसान बनाती है, उसको स्वीकार करते हैं। तो ये नए रूढ़िवाद में जो है यूरोप की, वो किन चीज़ों को, कि एक आधुनिक सेना होनी चाहिए, है ना, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। कुशल नौकरशाही होनी चाहिए, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें। गतिशील अर्थव्यवस्था हो, यानी इकोनॉमी में बदलाव आना चाहिए, व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। अब ये चीज़ों को तो एक्सेप्ट करें, लेकिन सामंतवाद और भू दासत्व की समाप्ति चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। दास व्यवस्था खत्म कर दो क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, सामंतवाद के लोग खिलाफ है क्योंकि कुलीनबर्ग जो है उसके खिलाफ है, इनको खत्म कर दो, क्योंकि ये सभी कार्य राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बना सकते हैं। यानी कुछ चीज़ों को तो बदलाव के रूप में स्वीकार करना, और कुछ चीज़ें जो पुरानी थी उनको ख़त्म कर दो। ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो नए लोग हैं, इनको हम कहते हैं नया रूढ़िवाद। इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो नया रूढ़िवाद है, ये कुछ आधुनिकीकरण जरूरी समझते हैं, कि कुछ कुछ बदलाव आप कर लो। इनको पता नहीं तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, इससे बेहतर है कि जरूरी जरूरी चीज़ें एक्सेप्ट कर लो। सन 1815 क्या होता है देखिए, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूरोपीय शक्तियाँ थी, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। अब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, नया रूढ़िवाद, अब आपको समझ में आएगा। तो 1815 में अचानक क्या हुआ कि बहुत सारी महाशक्तियाँ इकट्ठी हुई, ब्रिटेन, रूस, है ना, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर, इनको लगा यार अलग अलग लड़ेंगे तो नेपोलियन नहीं हारेगा, नेपोलियन को हराना है तो सब मिलके लड़ते हैं। सब ने मिलके लड़ा युद्ध और नेपोलियन को हरा दिया। हराने के बाद वो सारे जो प्रतिनिधि, वो यूरोप के प्रतिनिधि के तौर पे एक बैठक की उन्होंने, इकट्ठे हुए कि अब हमें क्या करना है। नेपोलियन तो हार गया, नेपोलियन जितने क्षेत्र जीते थे, बहुत बदलाव किए, अब हमें क्या करना है। तो ये सारे लोग एक जगह बैठक में भाग लेते हैं, और ये बैठक होती है ऑस्ट्रिया के एक शहर वियना में। अब वियना में हुई तो इसको वियना संधि बोल सकते हैं। कब होता है? 1815 में। जैसे ही नेपोलियन को हराया, थोड़े महीने बाद में बैठ गए, बैठक के लिए आ गए कि चलो आओ भाई, क्या करना है, फ्रांस का क्या करना है, बाकी यूरोप में क्या करना है, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव किए। अब पहले नेपोलियन ताकतवर था, वो अपने हिसाब से चीज़ें की, अब हम जीत गए, अब हम अपने हिसाब से करेंगे चीज़ें। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? ड्यूक मैटरनिक ने की। किसने? ड्यूक मैटरनिक। कौन था ये? ऑस्ट्रिया का चांसलर। उद्देश्य क्या था इस वियना कॉन्फ्रेंस का, वियना संधि का उद्देश्य क्या था? तो इसमें मेन मेन चीज़ें ध्यान रखना है। वियना संधि कब हुई? 1815 में। अब वियना संधि की अध्यक्षता किसने की? ड्यूक मैटरनिक। अब ये ऑस्ट्रिया में हुआ और ऑस्ट्रिया का वो चांसलर था, इसलिए उसको अध्यक्षता, कि जहाँ पे होता है उस देश का या उस रियासत का जो मेन हेड होता है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। अब इसमें क्या क्या बातें थी देखो। उद्देश्य में उन सब बदलावों को समाप्त करना जो नेपोलियन के समय में हुए। सीधी सी बात है कि जो जो नेपोलियन ने बदलाव किए हैं 10-11 साल में, यूरोप में और फ्रांस में जितने बदलाव किए, उन सबको खत्म करो और वापस पुरानी चीजें लेके आओ। अब देखो, है ना ये रूढ़िवाद। तो जितनी चीजें नेपोलियन ने चेंज की, उन सबको बदलना है। तो क्या चीजें चेंज की देखो फिर, क्या रियली में इन्होंने चेंज किया? फिर इन्होंने फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की। अब देखो वापस 1789 में क्रांति होती है और वहाँ का शासन इसी वंश के हाथों में था। तो वो 1789 से निकल गए, फिर आया था राजतंत्र खत्म और प्रजातंत्र आया था, लेकिन नेपोलियन बना रहा। तो इन्होंने कहा कि क्रांति से पहले जिस वंश का शासन था उसको वापस दे देते हैं। तो रूढ़िवाद था ना ये, पुरानी चीज़ें, पुरानी संस्थाएं, पुरानी परंपराओं को बनाए रखना, तो एक वंश का स्थापना। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने जो क्षेत्र जीते हैं फ्रांस से, वे सब छीन लिए। जितने भी क्षेत्र नेपोलियन ने जीते थे वो सब फ्रांस से वापस ले लिए। तीसरा, फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए उसकी सीमा पर कई राज्यों की स्थापना, कि फ्यूचर में फिर फ्रांस मजबूत बन सकता है, फिर वो उसकी
इच्छा जाग सकती है कि हम अपना साम्राज्य बढ़ाएं, है ना, अपने क्षेत्र का विस्तार करें, तो उसको रोकने के लिए मजबूत राज्य बनाए गए ताकि फ्रांस का विस्तार ना हो सके। और उन सब राजतंत्रों की बहाली जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त की। नेपोलियन जहाँ जहाँ जाता, किसी न किसी शासक का शासन था या किसी वंश का शासन था, तो उसको हटा देता नेपोलियन और अपना एजेंट बैठा देता। तो वहाँ से वापस उन चीज़ों को ख़त्म किया और वापस वहाँ पे जो पहले राजतंत्र था उसको बहाल किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं इसे नया रूढ़िवाद बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये नोट भी स्पेशल भी है, नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों का जो जर्मन संघ था उसको बरकरार रखा। यानी इन्होंने बाकी सब चीज़ें तो बदल दी, नेपोलियन ने जो जो बदलाव किया उन सबको खत्म कर दिया, लेकिन एक 39 राज्यों का एक जर्मन संघ बनाया था नेपोलियन ने, उसको इन्होंने खत्म नहीं किया था। फिर देखिए 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। अब वापस जो 1815 में इन्होंने लागू किया है, नेपोलियन को हराने के बाद जो अपनी सोच थी कि पुरानी चीज़ें लागू करनी है या स्थापित करनी है, तो वापस ये लागू करें। तो कौन सी शासन व्यवस्था कौन सी ले आई ये लोग? जनतंत्र की जगह निरंकुश शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। और ये आलोचना या विरोध को बर्दाश्त नहीं करते। अब इन्होंने सीधा ठान लिया कि ये कौन राष्ट्रवादी उदारवादी है, जो जो विरोध करे पकड़ के डालो जेल में, है ना। तो इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करते। तो ये लोग कभी अपनी आलोचना और विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जो नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक थे वो उदारवादी राष्ट्रवादी थे। तो इनका मुख्य मुद्दा क्या था? प्रेस की आज़ादी, कि आप हमें बोलने की आज़ादी दो, हम विरोध कर सकते हैं। कौन कह रहे हैं? ये उदारवादी राष्ट्रवादी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि राजा महाराजा अपना विरोध स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने क्या कर दिया? सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो कोई भी किताब आप लिखते हो, नाटक रचना होती है, गीत गाते हो, है ना, अखबार छपते हैं, उन सबसे पहले उनमें आप सरकार और राजा की आलोचना नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा आप करते हो तो आपको सजा दी जाएगी। और ऐसी कोई चीज़ लिखना कुल मिला के या राज्य के खिलाफ बोलना भी कानूनी जुर्म है, आप नहीं बोल सकते हो। और किताब छपने से पहले सेंसर होती थी, यानी चेक की जाती थी, राजा के खिलाफ, शासन के खिलाफ कुछ लिखा तो उन चीज़ों को हटा दिया जाता था। इसको बोलते हैं सेंसरशिप लागू करना। फिर क्रांतिकारी क्या हुए? अब क्रांतिकारियों का क्या हाल है? जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनका क्या हुआ? 1815 के बाद सब जो व्यवस्था थी वापस राजतंत्र के हाथों में चली गई, जगह जगह राजा बिठा दिए गए। इन घटनाओं के बाद सजा के डर से कई उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए, यानी छुप गए। उन्हें पता कि अगर हम पकड़े गए तो या तो मार दिए जाओगे या जेल में डाल दिए जाओगे। तो बहुत सारे लोग डर के मारे छुप गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आएगा। एक बार फिर से हम समरी देख सकते हैं कि यूरोप की बात थी, फ्रांस से कहानी स्टार्ट हुई, फिर नेपोलियन सुधार किया, फिर वापस कुछ लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, और नेपोलियन जो जो बदलाव किए थे वापस उन्होंने ठीक कर दिया नए रूढ़िवाद के नाम से। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।